पहले आपको दिखाएंगे बुलडोजर एक्शन को इंसाफ समझने वाले लोगों की सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे क्लास लगाई, बुलडोजर वाले अन्याय पर क्या नए निर्देश दिए और कैसे अब यूपी में इस बुलडोजर पर सत्ता का बड़ा क्लेश शुरू हो गया है। वैसे आज सत्ता का एक क्लेश प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बीच भी दिखा। दोनों की लोकेशन जरूर अलग थी, लेकिन एजेंडा एक था। पीएम ने झारखंड में कहा कि कांग्रेस और जेएमएम की वजह से घुसपैठिए स्थानीय लोगों की रोटी और रोजगार छीन रहे हैं। इस पर महाराष्ट्र से खड़गे ने क्या जवाब दिया वो आप देखेंगे। इस बीच महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अजीत पवार के एक दावे से सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। अजीत पवार ने 5 वर्ष पहले अपने शपथ ग्रहण पर अमित शाह, शरद पवार और अडानी का नाम लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिस पर हमने एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी तैयार की है। महाराष्ट्र में चेकिंग वाला क्लेश भी बढ़ता जा रहा है। आज पालघर में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सीएम शिंदे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। इस दौरान शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज भी किया, क्योंकि उद्धव ने अपने बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी लिए जाने पर सवाल उठाए थे। एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से भी है, जहां हाईकोर्ट ने 6 मुख्य संसदीय सचिव हटा दिए। हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया, साथ ही साल 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया। यह हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। आज सत्ता में हम आपको एक चौंकाने वाली खबर भी दिखाएंगे। एक सोसाइटी के फ्लैट में कैसे एक शख्स गांजे की खेती कर रहा था। उसने कैसे वेब सीरीज देखकर यह प्लान बनाया, और जब नारकोटिक्स टीम ने फ्लैट नंबर 1001 खोला तो उनके होश उड़ गए। इस पर हमने एक बहुत दिलचस्प कुंजी बनाई है। आज सत्ता में आपके काम की भी खबर है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि डिलीवर किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट 45 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए। पूरी खबर क्या है, सत्ता में आप देखिएगा। तो सत्ता की शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले से करते हैं जिसमें नेताओं के लिए निर्देश है। एक मशहूर कविता के माध्यम से मारक नसीहत है और समाज के लिए लोकतांत्रिक संदेश है। यह फैसला देश के कई राज्यों में हो रहे बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर है। यह फैसला अतिक्रमण के नाम पर यूपी से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक लोगों के गिरते घरों को लेकर है। यह फैसला त्वरित इंसाफ वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने आज जो कहा और जो निर्देश दिए, उस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत कविता से की थी, इसलिए आज हम इस खबर की शुरुआत भी उसी कविता से करते हैं। TV9 भारतवर्ष के पास फैसले की कॉपी है, जिसकी शुरुआत में विख्यात कवि प्रदीप की कविता की चंद पंक्तियां हैं। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बुलडोजर से गिरते घर, ध्वस्त होते सपने की तस्वीरों के साथ इस कविता की पंक्तियों के भाव को समझिए और सोचिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट को आज ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? यह कविता तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का सिर्फ शुरुआती हिस्सा है। अदालत ने कई गाइडलाइंस दी हैं, कई चुभने वाली टिप्पणियां की हैं। 3 प्रमुख टिप्पणियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर कह दिया, अफसर खुद जज नहीं बन सकते। कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है और नोटिस चिपकाने से पहले यह बताएं कि वो घर कैसे अवैध है। आज सुप्रीम कोर्ट के तेवर कुछ ऐसे ही थे। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, यह आरोप लगाते हुए कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार ने यह दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों और बहस को ध्यान में रखते हुए जो कहा, वो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन वालों के लिए सबक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइंस तय की और यह भी कहा कि इन गाइडलाइंस के उल्लंघन पर अवमानना की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से निकली 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विध्वंस से पहले आदेश के खिलाफ अपील का वक्त दें। यह भी कहा कि रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, यह अच्छा दृश्य नहीं होता। उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता है, इसलिए घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस दें। नोटिस को घर की दीवारों पर चिपकाएं। रजिस्टर्ड डाक के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाए। 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा करें। डिजिटल पोर्टल में नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो।
नोटिस में बताएं कि घर कैसे अवैध है और क्या कागज चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ ना हो। नोटिस की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी जाए। निर्माण गिराए जाने की वीडियोग्राफी भी हो। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक भूमि पर हुए अनाधिकृत निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये गाइडलाइंस सभी मुख्य सचिवों को भेज दी जाए। तो बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला और निर्देश जितना अहम है, उतनी ही मारक फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट के कमेंट थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर सबका अपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। आरोपियों या दोषियों पर मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते। सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारी को बख्शा ना जाए। शक्ति का मनमाने तरीके से इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ संविधान में संरक्षण का अधिकार है। कोई भी राज्य न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता। कानूनी प्रक्रिया के पालन के बिना निर्माण नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक टिप्पणियां आनी भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, याचिका में विशेष तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई की शिकायत की थी, तो जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कटाक्ष करने की रेस में अखिलेश यादव भी थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जिसमें कहा कि उसने घर का मतलब भला क्या है जाना, जिसने सियासत की गद्दी को घर है माना। ऐसी कई राजनीतिक टिप्पणियां और व्यंग हैं। आप 120 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो रही इस सुपर राजनीति को समझिए। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश आता है उसका सम्मान करती है। आदेश का अध्ययन किया जाएगा, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। अब बुलडोजर जहां जहां चला, यहां राष्ट्रद्रोह हुआ, यहां देश के साथ गद्दारी हुई, यहां कानून को आड़े हाथों लिया गया। कानून की अवहेलना करने वालों के और राष्ट्रद्रोह करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला है। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करेगी। बस जहाँ पे जाना है। अब आपको कुछ वीडियोस के जरिए बुलडोजर कार्रवाई वाले ट्रेंड की कहानी बताते हैं जो पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। और ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिस पर अदालत ने आज निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 के बीच यहां 15,397 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान लगभग 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। इसी वर्ष अगस्त में मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई पुलिस ने की थी।
पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। वहीं राजस्थान की बात करें तो अगस्त में ही उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर बुलडोजर चला था। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुरादाबाद और बलिया में जून में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियों पर एक्शन हुआ था। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल गिरा दिया गया था। इन सारी घटनाओं पर जो सवाल उठे उनका निचोड़ आज देश की सबसे बड़ी अदालत में निकला। ये लोकतंत्र है जहां सजा देने का काम अदालत का होता है और अफसर खुद जज नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के जहांगीरपुरी में उस परिवार के पास पहुंची जिसके घर पर 2022 में बुलडोजर चला था। दो 2022 में जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, जिसके बाद बुलडोजर के जरिए कई घरों को, दुकानों को जमींदोज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद उन लोगों में काफी खुशी है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था और जबकि मैं कागज लेके आया था कि भाई कोई इस जलजले में कागज मांगे, लेकिन कागज देखने कोई नहीं आया। मेरी दुकान को जमींदोज कर दिया गया और फिर उसके बाद कह भी रहा हूँ कि मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि 15 दिन का प्रावधान होता है। हमें भी कोई हमारा नाम भी नहीं था। हमें ये मैसेजिंग चक्कर, संदेश देने के चक्कर में ये दुकानें तोड़ी गई। आपको क्या कोई पहले नोटिस दिया गया, बताया गया, दुकान खाली करने का मौका दिया गया था? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमें कुछ नहीं बताया गया। अचानक में आया बुलडोजर और आते ही तोड़फोड़ करने लगे। कितने का नुकसान हुआ था आपका? जी मेरा 6 लाख का नुकसान हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई को गलत कहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पे है। वो जो फैसला देंगे गरीब के हक में ही देंगे, उस पर हमें बहुत यकीन है। और एक और जरूरी बात यह है कि किसी अपराधी का घर गिराया जाना जायज नहीं है, क्योंकि किसी एक शख्स की सजा उसके पूरे परिवार को देना कभी इंसाफ नहीं कहा जा सकता। यह समझना होगा कि बुलडोजर कोई न्यायाधीश नहीं है। किसी आरोपी या अपराधी का मकान गिराने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों में इंस्टेंट इंसाफ की फीलिंग आ जाती हो, लेकिन सच ये है कि वो इंसाफ नहीं बल्कि बदला है, और इंसाफ और बदले में बहुत फर्क होता है। सत्ता में अब हम अपने न्यूज़ मित्रों को जो कुछ बताने और दिखाने जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाला है, खासकर उन सभी न्यूज़ मित्रों के लिए जो हाई राइज सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके किसी फ्लैट में या आपके बगल वाले फ्लैट में गांजे की खेती हो रही हो, गमलों में गांजा उगाकर उसे बाजार में सप्लाई किया जा रहा हो, और किसी ने पूरे फ्लैट को जैसे कोई गांजा गार्डन बना दिया हो। एक 3 BHK फ्लैट में नशे वाली ये नर्सरी देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कहीं आपके पड़ोस वाले किसी फ्लैट में गांजे की खेती तो नहीं हो रही, या ऐसी कोई गतिविधि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये खबर ग्रेटर नोएडा में मौजूद एक पॉश सोसाइटी की है, जिसके एक फ्लैट में राहुल चौधरी नाम का एक शख्स गांजे की खेती कर रहा था। करीब 1400 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में उसने 50 से ज्यादा गमलों में प्रीमियम गांजे के पेड़ उगाए थे। उन्हें मार्केट में सप्लाई कर रहा था और लाखों रुपए कमा रहा था। लेकिन अब आरोपी राहुल के नशे की नर्सरी कैमरे पर एक्सपोज हो चुकी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके फ्लैट से लाखों रुपए का गांजा और बीज जब्त किए हैं, और पता चला है कि आरोपी पिछले 4 महीने से फ्लैट में गांजे की खेती कर रहा था। उसके पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं थी। अब इस केस की कहानी पर कुछ ऐसी है इस केस की कहानी और इस पर मिले तथ्य जो किसी फिल्म से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को गांजे की खेती का प्लान भी एक फिल्मी कहानी को देखकर ही आया था।
ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1001 को गांजा गार्डन बनाने वाले आरोपी राहुल ने एक वेब सीरीज को देखकर गांजे की खेती करना सीखा। इसके बाद उसने कैलिफोर्निया से एक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गांजे के बीज मंगाए। विदेश से बीज मंगाने के बाद अपने फ्लैट में गमलों में प्रीमियम गांजा उगाया। फिर 100 दिन के अंदर उसने गांजे के 20 पौधे बेच दिए और सिर्फ 20 पौधे बेचकर उसने 12 लाख रुपए कमाए। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास 48 लाख रुपए के 80 गांजे के पौधे सप्लाई करने का ऑर्डर था और सप्लाई वो डार्क वेब के जरिए करता था, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जहां वैध और अवैध दोनों तरीकों के कामों को अंजाम दिया जाता है। ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, चाइल्ड पोर्न जैसी बैन चीजें वहां मिलती हैं। पड़ोसियों ने इस आरोपी को लेकर भी बहुत चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को बताई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी राहुल के फ्लैट में अक्सर तेज म्यूजिक बजता था। फ्लैट का दरवाजा देर रात तक खुला रहता था। कई बार लड़ाई की आवाज आती थी। दिवाली में उसका घर सजाने के लिए आरोपी की पत्नी भी आई थी, इसलिए किसी को भनक तक नहीं थी कि फ्लैट में गांजे की खेती जैसा काम भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच नारकोटिक्स की टीम को एक सोसाइटी के फ्लैट में गांजे की अवैध खेती की खबर मिलती है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ नारकोटिक्स टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और जब फ्लैट का गेट खोला तो होश उड़ गए, क्योंकि उसे अलग अलग कमरों में 50 से ज्यादा गमलों में प्रीमियम गांजे के पौधे लगे मिले। इतना ही नहीं, आरोपी ने प्राकृतिक धूप की कमी को पूरा करने के लिए विशेष लाइट भी लगाई थी, जो पौधों के लिए सनलाइट जैसा यानी सूरज की रोशनी जैसा माहौल बना देती है। और पौधे तैयार होने के बाद आरोपी गांजे की सप्लाई डार्क वेब के जरिए ऑन डिमांड करता था। हम आपको इस खबर पर एक न्यूज रील भी दिखाते हैं। फिल्में या वेब सीरीज देखकर कई बार अच्छे आइडियाज आते हैं, लेकिन कई बार अपराधी इन्हीं फिल्मों या वेब सीरीज से अपराध करने का तरीका अख्तियार करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ ग्रेटर नोएडा पे, जहां पर राहुल नाम के शख्स ने एक वेब सीरीज देखी और उसे आइडिया मिला कि किस तरीके से फ्लैट के अंदर ही अच्छे किस्म का गांजे के वो पौधा उगा सकता है और उससे मोटी कमाई कर सकता है। वो एक इंडोर कल्टीवेशन ओजी प्लांट का अपने ही फ्लैट में कर रहा था। ओजी जो प्लांट होता है उससे वीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह के 80 गमले उसके पास है जो बरामद हुए हैं और उसको बनाने के लिए जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स है और कुछ हाइड्रोपोनिक्स के भी प्रिंसिपल्स का वो वहाँ पे यूज़ कर रहा था। उसने पूरा एक सेटअप इंडोर फार्मिंग का अपने ही फ्लैट में किया हुआ था और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट करी थी जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है। उसके लिए सनलाइट के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एक फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं उसकी भी व्यवस्था उसने करी थी। और इस तरह से वो ये कल्टीवेशन करता था और उस कल्टीवेशन का करने के बाद डार्क वेब के माध्यम से उन पौधों को सेल आउट कर रहा था। एक वेबसाइट है जो कि इंडिया के बाहर बेस्ड है, वहाँ से ये पेपैल के थ्रू पेमेंट करके वहाँ से लगातार मंगा रहा था। और एक पौधे पे जैसे इसने हमें बताया कि 5 से 7 हज़ार पर पौधे का खर्चा होता था और मार्केट में उसको ये 40 से 60,000 के बीच की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन केस बाय केस बेसिस ये उसको सेल आउट कर रहा था। इसने बताया कि 10 से 15 ये सेल आउट कर चुका था। अब ये 80 पौधे भी इसके थे जो तैयार होने की स्थिति में थे, उनको भविष्य में सेल आउट करना चाह रहा था। 20 पौधे उसने मार्केट में बेच दिए, करीब 12 लाख रुपए उसने कमाए। उसकी जो चाहत थी वो और भी ज्यादा थी और करीब 80 लाख रुपए तक के उसको ऑर्डर मिल चुके थे। वो एक बड़ी मोटी कमाई करने वाला था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसको ग्रेटर नोएडा के इस घर से जो है गिरफ्तार किया। 80 तो फ्लैट में गांजे की खेती करने वाले आरोपी राहुल चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने गांजे की कमाई का पूरा गणित भी बताया, जिसे हम आपको सत्ता के नंबर गेम के जरिए समझाते हैं। गांजे का एक पौधा तैयार करने में करीब 6 से 7 हज़ार रुपए का खर्च आता था और एक पौधे से करीब 30 से 40 ग्राम ओजी यानी प्रीमियम गांजा निकलता था। बाजार में इसकी कीमत 60,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच होती है। यानी आरोपी गांजे का एक पौधा 7,000 रुपए में तैयार कर रहा था और उसे 80,000 रुपए में बेचकर मोटी कमाई कर रहा था। लेकिन उसकी कमाई का यह खेल ज्यादा दिन नहीं चल सका। सत्ता में अब न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन। आप सब ई कॉमर्स कंपनी जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनको क्विक कॉमर्स भी कहा जाता है, इनसे खाने पीने का सामान जरूर मंगवाते होंगे, जो सिर्फ 10 मिनट में वो सामान आपके सामने हाजिर कर देते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है?
किसी फूड प्रोडक्ट को लेने के बाद एक बार उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कीजिएगा और अगर उसकी शेल्फ लाइफ यानी उसको जिस तरह से रखते हैं हम अपने घरों में वो खराब होने की अवधि 45 दिन से कम हो तो आप उस सामान को तुरंत वापस कर सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं से मिली कई शिकायतों के बाद FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स कंपनी चलाने वाले संचालकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में फसाई ने इन ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए जो आपके लिए बहुत काम के हैं, इसलिए उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार उपभोक्ताओं को ऑनलाइन मिलने वाले खाद्य उत्पाद की शेल्फ लाइफ डिलीवरी के समय कम से कम 30% या 45 दिन बची होनी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित उत्पाद मिल सके। यहां आपको बता दें कि शेल्फ लाइफ उस अवधि को कहते हैं जिसमें कोई वस्तु इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और उपयुक्त होती है। ऑनलाइन या ऑफलाइन बेची जाने वाली पैकेट बंद चीजों पर MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी और वजन की जानकारी देना अनिवार्य है। FSSAI ने यह भी कहा है कि ई कॉमर्स साइट्स पर किसी भी खाद्य उत्पाद के दावे लेबल पर दी गई जानकारी के मुताबिक ही होने चाहिए और फसाई के नियमों के अनुसार होने चाहिए, जिससे ग्राहकों को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। इसके अलावा फसाई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को झूठे या भ्रामक दावे करने के खिलाफ आगाह भी किया है। हम आपको यह भी समझाते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ई कॉमर्स कंपनियों पर ऐसी सख्ती क्यों दिखानी पड़ी। 5 नवंबर को AICPDF यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से ई कॉमर्स कंपनियों की शिकायत की थी। आरोप था कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपायरी डेट के नजदीक आ रहे सामान को भारी डिस्काउंट पर बेचा जाता है। फेडरेशन के मुताबिक छूट की वजह से ग्राहक अनजाने में इसे खरीद लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए सरकार की ओर से इस पर कुछ गंभीर कदम उठाए गए, जो आपकी सेहत की सत्ता को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। सत्ता में अब एक नंबर गेम दिल्ली NCR के परिवारों पर, जिनका दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इस दुख का नाम है प्रदूषण। दिल्ली NCR के ये परिवार जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और अब स्थिति यह है कि प्रदूषण उन्हें बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बना रहा है। दिल्ली NCR में हर 10 में से 4 परिवार इस पॉल्यूशन की वजह से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और भर भर कर दवाइयां खा रहे हैं। और ये चिंताजनक दावा एक सर्वे में किया गया है। दिल्ली NCR में लोग प्रदूषण के आगे किस तरह बेबस हैं, ये जानने के लिए लोकल सर्कल्स ने हाल ही में एक सर्वे किया था, जिसमें कई परेशान करने वाले तथ्य हैं जो आपके लिए भी एक अलार्म की तरह हैं। इस सर्वे में यह पूछा गया था कि लोगों को प्रदूषण से किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसके जवाब में 41% लोगों ने माना कि उनके परिवार में एक या उससे ज्यादा लोगों को डॉक्टर के पास या अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है। 9% लोगों ने बताया कि उनके परिवार में एक या ज्यादा लोगों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ली है, जबकि 25% लोगों ने कहा है कि प्रदूषण से समस्या हो रही है और अब उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। 21,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था। उनसे सर्वे के दौरान ये सवाल भी पूछा गया कि क्या बीते 3 हफ्तों में उन्हें प्रदूषण की वजह से कोई दवा ली है या कोई डिवाइस खरीदा है। इसके जवाब में 47% लोगों ने कहा है कि उन्होंने दवाइयां और डिवाइस खरीदे हैं, जबकि 53% लोगों ने कहा कि उन्हें अब तक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद लोगों से एक सवाल यह भी किया गया कि प्रदूषण की वजह से उन्होंने कौन सी दवाई ली है। इसके जवाब में 33% लोगों ने कहा कि वो कफ सिरप ले रहे हैं। 20% ने बताया कि प्रदूषण से बीमार होने के बाद उन्हें पैरासीटामोल लेने की जरूरत पड़ी। 26% लोगों ने बीमार होकर इनहेलर और नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया, जबकि 13% ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने खुद को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का सहारा उन्हें लेना पड़ा। यानी दिल्ली की जहरीली हवा और लोगों की जान की दुश्मन बन रही है और लोगों को बहुत बीमार कर रही है।
ये सारे पार्टिकल में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लंग्स को इफेक्ट करते हैं, जिसमें कई लोग जिनको ऑलरेडी ही एलर्जीज लंग्स की हैं, एस्थमा के पेशेंट, उनको एक्यूट अटैक हो जाता है। जो लोगों को एलर्जी होती है इनसे सारे इनके पोलन ग्रेन जिसको कहते हैं, पोलन हवा में भरी पड़ी है तो उससे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, लंग्स की एलर्जी, जैसे लंग्स के जो फेफड़ों की जो जिसमें हवा के ले जाने वाले ब्रोंकस होता है, हवा जिसमें जाती है नालियों में, उसमें वो सिकुड़ जाती हैं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और बहुत से लोगों को नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में 25% से लेकर 30% तक दिल्ली की पॉपुलेशन इसमें मुतलतला है, यानी कि जिसका मतलब हुआ कि कम 35-40 लाख लोग दिल्ली में इस बीमारी से कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं। 40 to 50% लोग किसी ना किसी तरह लंग्स डिजीज से पीड़ित हैं, यानी कि खांसी, बुखार, सांस का फूलना। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात बेहद खराब हो गए हैं और इसी वजह से सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं उन्हें लेकर लोगों की परेशानियां बेहद बढ़ी हैं। एक संस्था के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन दिनों यानी दिवाली के बाद कफ सिरप की डिमांड काफी बढ़ी है। जैसे जैसे सिचुएशन खराब होते जाएगा उस तरह से तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। डिमांड बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहे हैं। कफ सिरप के अलावा इनहेलर्स और बाकी चीजों इनहेलर्स भी बढ़ रहे हैं और साथ में जो भी है टैबलेट वैबलेट उसका भी बढ़ रहे हैं। कफ, कोल्ड, एलर्जिक तो ये काफ़ी बढ़ चुका है, छोटे बच्चों में खासकर ज़्यादा है और बड़े बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दवाइयों की डिमांड बढ़ती है, कफ सिरप, लॉन्जेस वगैरह और सलाइन एम्प्यूल्स वगैरह जो बुजुर्ग वगैरह लोग लेते हैं, तो इससे डिमांड्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता में अब बात करते हैं दूसरे चुनावी राज्य झारखंड की, जहां आज पीएम मोदी ने देवघर और गोड्डा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर प्रहार किया। घुसपैठ को मुद्दा बनाते हुए पीएम ने कहा कि झारखंड की पहचान बदलने की साजिश की जा रही है। झारखंड में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, वही 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र में भी वोटिंग है। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे महाराष्ट्र से झारखंड तक रैलियों का रेला है, बयानों का बवंडर है, जबरदस्त सियासी कलेश है। कहते हैं वो करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। अभी ओडिशा में भाजपा ने सुभद्रा योजना घोषित की थी चुनाव के पहले, और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी। आज मुझे आपको ये हिसाब देते हुए आनंद हो रहा है। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं कि हमारी ओडिशा की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकार बनते ही माताओं बहनों के लिए जो योजना बनाई थी, सीधे उनके खाते में पैसा जमा करने की, वो योजना लागू हो गई, पैसे उनके खाते में जमा हो गए। वो हुकूमत में आने से पहले बोले मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा, डाल दिए वो 15 लाख मिले आपको। जो लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाते हैं और हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में आने के बाद जनता को भूल जाती है। ये है मोदी का। भाइयों बहनों, महायुति का मतलब ही है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। आपको तय करना है विकास करने वालों को लाना है या विनाश करने वाले। अमित शाह जी ने विकास और विनाश की परिभाषा को बदल दिया है, उसे उल्टा कर दिया है। जो लोग देश के अंदर विनाश कर रहे हैं उनको वो विकास बता रहे हैं, और जो लोग विकास करते हैं उनको वो विनाश बता रहे हैं। अमित शाह जी को पूरा एहसास है इस बात का कि उन्होंने, उनकी पार्टी ने देश को तबाह कर दिया। और सत्ता में अब बात करते हैं राजनीतिक शिष्टाचार की एक तस्वीर के बारे में जो बिहार के दरभंगा से आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी के पैर छुए। 5 महीने में यह दूसरा अवसर है जब नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं। आज दरभंगा में एम्स के शिलान्यास का कार्यक्रम था।
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश ने अपना भाषण पूरा कर पीएम मोदी के बगल में लगी अपनी कुर्सी की ओर वो बढ़े। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनकी कुर्सी को इशारा करते दिख रहे हैं। इसी दौरान कुर्सी पर बैठने से पहले नीतीश कुमार ने झुककर पीएम के पैर छुए। आपको बता दें कि इससे पहले जून में नीतीश कुमार ने संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी लोगों को तब चौंका दिया था जब उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी।